हेलो बच्चों। आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे शुरू करेंगे क्लास 11th और 12th की कॉमर्स की क्लास, जिसमें आपको अकाउंट्स और बिजनेस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे बिजनेस स्टडीज़ की, जो क्लास 11th की है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो सिलेबस की बात करें तो जो थ्योरी पोर्शन होती है वो 80 मार्क्स की आती है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका 20 नंबर का होता है। ये 80 नंबर में से आपको लिखना होता है। तो 80 नंबर के लिए आपके पास क्या क्या सिलेबस दे रखा है, तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए पार्ट बी। सबसे पहला पार्ट है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में आधार क्या है बिजनेस का, आपको बेसिक इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कि नेचर और पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है बिजनेस करने का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है, बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, इमर्जिंग मोड क्या है बिजनेस का, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो पहले पार्ट में आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं बिजनेस फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में। दूसरे की बात करें तो फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस मतलब क्या होता है कि पूंजी और व्यापार। तो उसमें क्या आपको पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कहाँ कहाँ से हम फाइनेंस अरेंज करते हैं। बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस जो है वो ब्लड की तरह काम करता है। जैसे आपकी बॉडी को चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, वैसे ही बिजनेस को रन करने के लिए आपको फाइनेंस पूंजी की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या सोर्सेस हैं जिसके द्वारा हमें फाइनेंस मिल सकता है। स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है। आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। तो ये 10 चैप्टर हैं जो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। तो आज के पहले पार्ट से हम शुरुआत करेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है, तो उसमें हम शुरुआत करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपके लिए आता है क्लास 11th में, वो है चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। बेसिक बेसिक इसकी जानकारी आपको पढ़नी है और हिस्ट्री पढ़ना है आपको इसमें बिजनेस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। सबसे पहले इसमें आता है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये टर्म हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य की बेसिक आवश्यकताएं हैं क्या। व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बेसिक नीड इंसान की क्या है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो अपने जितने भी काम है उसको बहुत आसानी से पूरा कर पाए, जितने भी नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है। तो 2 तरह के काम व्यक्ति करता है, एक करता है पैसे कमाने के लिए और एक करता है अपने आप को सोशली सेटिस्फाई करने के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है। तो बिजनेस को सबसे पहले तो 2 तरह की एक्टिविटीज में बांटा गया है। बिजनेस या व्यक्ति, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, तो इसके 2 उद्देश्य होंगे जीवन में। ये एक रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्न करता होगा, ये कभी कभी कुछ चैरिटी कर देते होंगे, कभी कभी कुछ डोनेशन दे देते होंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज ये ए करता है अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, तो वो क्या पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जितने भी ये काम ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, ठीक, जैसे कि चैरिटी हो गई, किसी की मदद करना हो गया, तो इनको क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हम बहुत सारे काम करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, तो उसको 2 पार्ट में हम बांट देते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक व्यक्ति करता है, किस उद्देश्य से करता है, मनी अर्न करने के लिए और लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। यहाँ पे आप मनी की जगह प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है। अभी हम बात करते हैं कि पैसे कमाने के लिए और अपनी आजीविका कमाने के लिए व्यक्ति जो भी काम करता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा किस उद्देश्य से रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज के लिए। पैसे कमाना क्या है, मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं किसी को फ्री में ट्यूशन देती हूँ तो वो मेरा क्या है, उससे मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो मैं एक सोशल सर्विस के तौर पे कर रही हूँ। तो
इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिक टर्म आप इसका पकड़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाटएवर द एक्टिविटी वी conduct in our daily life to earn money and our livelihood is economic activity. Non-economic activity are performed out of love, affection, sympathy के तौर पे आप जितने भी काम करते हैं विदाउट अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, आप आपकी देखभाल करते हैं, वो क्या हो गया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ इट। बट अगर वही खाना कोई शेफ होटल में बनाते हैं तो वो क्या है, वो फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो किसी लव अफेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं काम, वो प्रॉफिट, उनको उसके बदले में क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है। तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आउट ऑफ लव आपकी मदर या आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर आउट ऑफ लव। ओके, एक्टिविटी समझ में आ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी सभी एक्टिविटीज जो हम आउट ऑफ लव परफॉर्म करते हैं, अफेक्शन, सिंपैथी, विदाउट एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे किसी प्रकार का सोशल वर्क हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज हो गई, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको रिटर्न में कुछ उसके बदले नहीं मिलता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेटा तीन पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहला क्या है, इसी को बांटते हैं कि बिजनेस, आप पैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। तो सबसे पहला आपने बिजनेस करा, फिर आप प्रोफेशन, आपने कोई डिग्री पढ़ी या डॉक्टरी कर ली, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, होटल मैनेजमेंट कर दिया आपने, तो ये प्रोफेशन के तहत आता है। अब आता है आपके एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं एम्प्लॉय लग गए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में जब आप काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय हो गए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप मनी कहाँ कहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो मनी कहाँ कहाँ से, सबसे पहला क्या है, बिजनेस से आप बिजनेस करके पैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रोफेशन से और एम्प्लॉयमेंट करके। ये तीनों आते हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। इसको हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि अब शुरुआत करते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का अर्थ होता है बेटा, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम की रेगुलरली करते हैं, आप इसको की पॉइंट है ये कि रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला है। एक बार आपके पास कुछ रद्दी का सामान पड़ा है, आपने उसको 500 में खरीदा, किसी को बेवकूफ बना करके मान लो आप उसको 600 में बेच दिया, तो आपको 100 रुपए की प्रॉफिट हो गई। तो आपके लिए वो बिजनेस नहीं है, आपका वो रोज का काम नहीं है खरीदना बेचना, एक बार का काम है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला काम रेगुलर बेसिस पे टू सेटिस्फाई द सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से किया गया हो, ऐसा कोई भी सेल परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो आप डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ की पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे कि बिजनेस क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, टू सेटिस्फाई, क्या किस लिए किया जाता है, सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये क्या होता है, बिजनेस होता है। तो एक सिंपल सा आप इसका बना लेंगे, अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं कि any economic activity which is undertaken regularly and continuously to satisfy the social needs as well as to earn profit through mechanism of sales and purchase of goods and services is called business। यहाँ पे सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूडेड नहीं रहता है, इसका थोड़ा वास्ट डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें सेल परचेस तो होता ही है, खरीदना बेचना तो होता ही है, लेकिन हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड कर दिया, आपने केटरिंग का सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो ये सारी सर्विसेज बेच करके भी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम कुछ ना कुछ चीजें बना रहे होंगे या बेच रहे होंगे, तो ये क्या होता है, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये आता है आपका। तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू अर्न प्रॉफिट, इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है,
अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस के बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा तो आप डेफिनेशन से ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सेल एंड परचेज क्या करते हैं? सेल या एक्सचेंज, आप सबसे अच्छा वर्ड है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप इतना लिखेंगे दैट इज सफिशिएंट फॉर योर आंसर। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, पैसे कमाना हमारा क्या मुख्य उद्देश्य होता है? उस चीज के लिए किया गया कोई भी कार्य पैसे कमाने के मोटिव से रेगुलर बेसिस पे किया गया कोई भी कार्य क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रेगुलर इन डीलिंग, रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में, एक बार का कि आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिख ले देंगे। सेलिंग योर ओल्ड बुक्स, फर्नीचर, परचेसिंग अ न्यू वन इज नॉट टर्म्ड एज बिजनेस। ठीक है, आप जब आपका 10th क्लास खत्म हुआ होगा तो आपने अपनी पुरानी बुक्स क्या दी होंगी? किसी को दे दी होंगी, तो वो आपका रेगुलर डीलिंग तो है नहीं। जो रोज खरीदने बेचने का काम करता है, जो बुक स्टोर है वहां पे, तो उसके लिए वो बिजनेस है। लेकिन आपने कभी अपना बुक बेचा तो आपके लिए वो बिजनेस नहीं है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। फिर आता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर क्रिएटिंग वैल्यू, कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल कंजप्शन, मतलब वैल्यू क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर आपने आटा गेहूं लिया, गेहूं से आपने वैल्यू कुछ क्रिएट किया। गेहूं रॉ फॉर्म में है, आपने उस रॉ फॉर्म को सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो आप वैल्यू उसको क्रिएट कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि व्हीट से हम क्या बना सकते हैं? ब्रेड बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, आपके पिज्जा बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये रॉ फॉर्म को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना क्या हो जाता है? आपका वैल्यू क्रिएट करना हो जाता है। फिर चौथा आता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट मतलब चीजों को बनाना, और प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है बच्चा? उपलब्ध कराना चीजों को सही जगह पे सही टाइम पे, चीजें उपलब्ध कराना क्या होता है? प्रोक्योरमेंट। तो आप कहाँ पे सामान बना रहे हैं और उसका कंजप्शन कहाँ पे है, वहां तक प्रॉपर पहुंचाना, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका उलन है, उलन कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कहाँ होता है बेटा? तो जहाँ पे ठंडी जगह होंगी वहां पे बेस्ट क्वालिटी के उलन होंगे। लेकिन जब सर्दियां होती हैं तो उसका कंजप्शन थ्रू आउट द कंट्री किया जाता है। तो कहीं बनाना और उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन देश के कोने कोने में करना, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट क्वांटिटी। ये क्या हो गया? बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस किया जाता है। ऑफ कोर्स कोई भी कोई काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ लाभ उससे कमाना चाहता है, उसका बेसिक नीड है वो। तो क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट का आप कुछ एनजीओ काम करते हैं और तो कोई बिजनेस काम नहीं करता विदाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट आर द बेसिक of any business. It is the blood of any business to run it properly. उसके बाद आता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ऑफ कोर्स हाई बिजनेस, आप जितना अपर लेवल बिजनेस करते जाएंगे उतना ही आपका रिस्क फैक्टर जो है वो क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है। जितनी प्रॉफिटेबिलिटी की चांस रहती है उतना ही ज्यादा लॉस का चांस रहता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, आपको पता नहीं है कि इस महीने में हमारा प्रॉफिट मान लो 10,000 हुआ, अगले महीने में वो 1 लाख हो सकता है, फिर नेक्स्ट मंथ में वो 20,000 तक आ सकता है। तो आपका जो ग्राफ है वो कभी आप ऐसे 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 आपका ग्राफ हो सकता है। तो ये होता है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। एक निश्चितता नहीं है प्रॉफिट में। निश्चितता आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगी। जहां पे आप प्रोफेशनली अपना कुछ कंडक्ट करके बैठे हो वहां पे प्रॉफिट जो होती है वो अनसर्टन होती है, नॉट मच बट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी तो उसमें भी रहता ही है। रिस्क जो होता है, बिजनेस आर द मोस्ट रिस्की। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, इट बेस्ड ऑन द assumption that more risk more profit। आप बिजनेस में जितना अधिक रिस्क लेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट का चांस रहेगा, लेकिन लॉस का भी चांस उतना ही रहता है। ठीक है,
तो बिजनेस इज वेरी रिस्की, कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. दिस रिस्क कैन ईदर बी ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स. रिस्क हम बिजनेस रिस्क पढ़ेंगे तो उसमें ये फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स बिजनेस रिस्क को बढ़ा देते हैं. तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं. So both profit and loss walk hand in hand and every business has to take some risk in order to survive. तो एक कहावत है ही कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट. जितना अधिक आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं उतना ही ज्यादा आपको लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है. ठीक है, तो आपके 7 हमने क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, तो रेगुलरिटी इन डीलिंग आ गया. प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम बनाते हैं उसको उचित जगह पर पहुंचाते हैं. प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है. रिस्क अनसर्टन होता है और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है और रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. तो ये बिजनेस आ गया. अब बात करते हैं प्रोफेशन की. क्या किसकी बात करेंगे? बात करेंगे बेटा प्रोफेशन की बात करेंगे. प्रोफेशन क्या होता है? Any activity, economic activity which is carried out by person with specialized knowledge and skill in order to survive society is called profession. आप कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट करें, अगेन प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो, आपका उसमें सोशल चैरिटी काम नहीं करती है, सोशल वेलफेयर काम नहीं करता है. आप कोई भी चीज कंडक्ट करेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो आप का एक बेसिक मोटिव जो उसके पीछे काम करता है वो होता है टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट. आप कोई भी लॉस में काम नहीं करता है बेटा. ठीक है, तो मेन मकसद क्या होता है कि पैसे कमाना आपका मेन मकसद होता है. ठीक है, तो प्रोफेशन भी हम किस लिए कैरिड आउट करते हैं कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें हम मनी इन्वॉल्व होता ही होता है. जिस भी चीजों में मनी इन्वॉल्व है वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं आपके. किस लिए कह रहे, कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, नॉलेज एंड स्किल हो, वो क्या कहता है, प्रोफेशनल कहलाता है. जैसे कि डॉक्टर हो गया तो उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होती ही होती है, वो प्रैक्टिस करता है. लॉयर हो गए आपके, टीचर्स हो गए, बी एड डीएलएड, सीटेट, टेस्टेड और नेट और पीएचडी और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है टू बी अ टीचर. उसके बाद बात करते हैं कि आपके इंजीनियर्स हो गए. ठीक है, तो जिसके पास भी डिग्री होती है टू प्रैक्टिस देयर स्किल्स एंड नॉलेज, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल. और प्रोफेशन के बदले इनको क्या मिलती है बेटा, फीस मिलती है. डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप क्या डिपॉजिट करते हैं, फीस डिपॉजिट करते हैं. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो उनको फीस देते हैं. आप लॉयर के पास जाते हैं उनको फीस देते हैं. ठीक है, तो वो अपने नॉलेज और स्किल के बदले क्या चार्ज करते हैं आपसे, फीस चार्ज करते हैं. एम्प्लॉयमेंट आ गया. एम्प्लॉयमेंट आपके लिए क्या होता है कि ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इसमें क्या करते हैं, आप किसी और के लिए काम करते हैं. डूइंग वर्क फॉर समवन एल्स इन कंसिडरेशन ऑफ मनी इन टर्म्स एज एम्प्लॉयमेंट. आप कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, के बदले. कंसिडरेशन ऑफ मनी मतलब क्या होता है, आप पैसे के बदले अपना लेबर वहां दे रहे हैं, तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया. ठीक है, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपके बदले उसके बदले आपको क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है. ठीक, तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. किसी और के लिए काम करते हैं इन कंसिडरेशन फॉर मनी इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट में बांटा गया था, एक बार रिवाइज करेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांटा गया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक, बिजनेस में क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मनी या प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंडक्ट की जाती है. ठीक, और रेगुलर बेसिस पे की जाती है. बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है. प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में प्रोडक्शन नहीं इंक्लूड होता है. इसमें क्या होता है, इसमें हम सर्विसेज देते हैं अपना. ठीक, अब बात करते हैं कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे सवाल पूछे जाते हैं आपके.
तो सबसे पहला है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिक क्या है कि मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कैसे इसको स्थापित किया जाता है, कैसे इसको स्टेब्लिश किया जाता है। तो बिजनेस क्या होता है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं, आप उनको पूरा करेंगे और आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप एक छोटे लेवल पे कर सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी है तो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर कराना पड़ता है। तो कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता होती है, कुछ में नहीं होती। जैसे कि आपने अपने एक दुकान वो किया तो आप जाएंगे नगर निगम से एक सर्टिफिकेट लेंगे कि हमने ये दुकान चलाना है, तो वो एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा, आप अपना दुकान खोल लीजिए। तो थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज किसी में थोड़ी बहुत, और बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े बिजनेस के लिए थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। ठीक है, जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आप सीए करते हैं, जब आप सीए फाइनल क्लियर कर लेंगे तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ अब आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं फील्ड में। लॉयर करते हैं तो आपको लॉ, उसमें लॉ की डिग्री मिल जाएगी। आप टीचर बनना चाहते हैं तो जब आप बीएड कर लेंगे तो आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। तो उसके बाद आप अपना प्रोफेशन, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा कि हाँ आज से आप यहाँ काम करने के लिए हम आपको एडमिट करते हैं, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है। नेचर ऑफ वर्क क्या है बेटा, तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी आप लगा लेंगे, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज में जब आप टर्म यूज करेंगे तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या सेल एंड परचेस कर रहे होते हैं बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या करते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड सर्विस हम रेंडर करते हैं। जिसको जब जैसा सर्विस चाहिए उसको हम वैसा सर्विस रेंडर करते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विस का मतलब ये है बेटा कि अगर आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने बोला मेरे सर में दर्द है, ये बच्चा है और ये जाके बोला कि मेरे सर में क्या है, दर्द है, तो डॉक्टर आपको सर दर्द की दवा देगा, आपको पेट दर्द की दवा देके नहीं भेजेगा। ठीक, अगर कोई गया कि मुझे किडनी मेरी खराब है, तो वो आपका लीवर नहीं निकालने वाला है, वो आपकी किडनी का इलाज करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो प्रोफेशन होते हैं उसमें कैसी सर्विस रेंडर की जाती है, स्पेशलाइज्ड। या आप याद रखेंगे, स्पेशलाइज्ड मतलब जिसको जैसा चाहिए उसकी सहूलियत के हिसाब से हम सर्विस रेंडर करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड सर्विस रेंडर की जाती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो जिस कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब रूल्स ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स ऑफ स्पेसिफिक सर्विस, आपको जिस लिए रखा गया है उसमें आपको वही काम करना है। अगर आपको बुक कीपिंग के लिए रखा गया है तो आप वहां पे जाकर के खाता में लिख ही रहे होंगे, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप एक बैंक में क्लर्क हैं तो आप बैंक में जब बैठ के डाटा एंट्री ही कर रहे होंगे, जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको अटेंड ही कर रहे होंगे, आप बैंक पीओ का काम नहीं करेंगे। ठीक, तो ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है और रूल्स क्या है सर्विसेज के, वो बताई जाती है कि आपको ये काम करना है, आप उसमें वहां जाके उतना सर्विस अपना देते हो। अगला है क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास दिमाग और पूंजी, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। प्रोफेशन क्या है, तो इसमें आपका हाई क्वालिफिकेशन या फॉर्मल क्वालिफिकेशन आपकी आवश्यकता होती है। किस चीज की, फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस कर सकते। ठीक, जैसे कि एक डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, लेकिन उसके बेटे के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, तो वो अपने पिता के बदले नहीं बैठ सकता, नहीं प्रैक्टिस कर सकता। आप इसमें लेगेसी पास आउट नहीं कर सकते हो। जैसे बिजनेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लेगेसी अपनी पास आउट कर देते हैं। जैसे कि ये एक व्यक्ति है ए और इसका बच्चा है बी। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है बी इसका, तो ये इसके अगर इसको कुछ हो गया, अगर इसकी मान लो कि इसकी डेथ हो जाती है, तो ये बिजनेस आगे कंटिन्यू किसको पास कर सकता है, तो अपने बच्चे को पास कर सकता है।
लेकिन प्रोफेशन में आप नहीं पास आउट कर सकते हो। लेगेसी आर नॉट पास आउट इन प्रोफेशन। जिसने सीखा है, जितना प्रैक्टिस किया है, वही व्यक्ति ही इसको कैरिड आउट कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट डिफर विद द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। आप जिस तरीके के जॉब में जाएंगे उस तरीके का क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जिस चीज के बारे में नॉलेज है आप वही काम कर सकते हैं। अगला है रिवॉर्ड एंड रिटर्न। तो बिजनेस में बेटा आपको प्रॉफिट होता है। बिजनेस हम कैरिड आउट क्या करते हैं, जो भी उसमें लाभ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पे आपको फीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में या तो आप अगर दिहाड़ी पे रोज प्रतिदिन के हिसाब से काम करते तो वेजेस मिलता है, और नहीं तो अगर मंथली मिलते तो आप सैलरी मिलती है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस में डिपेंड करता है कि साइज ऑफ बिजनेस कितना है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही पूंजी की आवश्यकता होगी आपको। ठीक, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रोफेशन की बात करें तो लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है। जैसे कि एक डॉक्टर है तो उसको अपना क्लिनिक खोलने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। रिस्क की बात करें बेटा, हाई अनसर्टन हाई अनसर्टनिटी एंड रिस्क, हाईली अनसर्टनिटी एंड रिस्क होता है। ठीक है, और बिजनेस में भी, क्योंकि बिजनेस बहुत रिस्की होता है, यू नेवर नो कि कब चेंज हो जाएगा मार्केट सिनेरियो, कब चेंज हो जाएगा और कब आपका बिजनेस एकदम से बढ़ जाएगा, कब आपका बिजनेस एकदम से डूब जाएगा। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोरोना काल में मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसका फायदा उठाया बिजनेस वालों ने, मेडिसिन बनाने वालों ने। आप एक 10 रुपए का मास्क उस टाइम पे 80 रुपए 100 रुपए तक का बिका है। तो ये क्या है कि आपने मौके का फायदा उठाया वहां पे। ठीक, तो ये होता है कि हाईली अनसर्टन है। किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा और 10 रुपए का जो मास्क है वो 100 रुपए में बिकने लगेगा। तो वहां पे बहुत पैसे बनाए मेडिकल फील्ड वालों ने। जैसे बीएसएनएल, सबसे पहला जो लैंडलाइन आया वो बीएसएनएल का आया था। बीएसएनएल सबसे पहले काम करता था, लेकिन उसका मार्केट इतना डाउन हो गया कि उसको अपना बंद करना पड़ा। ठीक है, और अब तो जियो और एयरटेल वगैरह आ गए हैं। तो ये होता है कि रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपने आप को उस चीज बदलते सिनेरियो के हिसाब से कॉप अप नहीं कर पाते हैं तो रिस्क अनसर्टनिटी बहुत बिजनेस में बढ़ जाती है। ये एक दिन में आपको बादशाह बना सकती है और एक दिन में आपको फकीर भी बना सकती है, दैट सेम। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, लिटिल रिस्क होता है, थोड़ा रिस्क होता है। कहीं कम लोग आ सकते हैं, कहीं ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो रिस्क कम होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई रिस्क नहीं होता, आपको जाके सिर्फ अपना ड्यूटी करना वहां पे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अभी बात किया हमने ऊपर की लेगेसी ट्रांसफर बिजनेस में पॉसिबल है। अब धीरू भाई अंबानी अपने बच्चे को अपना बिजनेस ट्रांसफर करेंगे ही। ठीक है, प्रोफेशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्लर्क लगे हुए हैं कहीं तो आपके भाई या बहन जाके वहां पे आपके बदले क्लर्क नहीं लग सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन के पायलट हैं, और तो आपको चलाना आता है वो, लेकिन अगर आपने अपना बोल दिया, अगर आपका मन नहीं किया करने का, तो आप अपनी जगह किसी अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं इंटरेस्ट को। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है बेटा, और सेट, और यहाँ पे जो रूल्स होता है एम्प्लॉयमेंट में कौन सेट करता है, एम्प्लॉयर जो हमें काम देता है, जो जॉब देता है, वो उसका टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे, जैसे कि आपने कोई शॉप खोला, फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, कंपनी बना लिया, पार्टनरशिप में चले गए, तो ये सब क्या होता है, बिजनेस होता है बेटा। प्रोफेशन में आपका सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, ये सारे प्रोफेशन है, टीचर्स हो गए। उसके बाद आता है कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जितने भी तरह के जॉब्स हैं, बैंक में, रेलवे में, कंपनी में और स्कूल में और कुछ भी, वो सारे आपके एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्रक्स है आपका एक इस चैप्टर का।
अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को आपकी कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो बिजनेस को बेटा हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। देखो ये बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज को ना हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आप ये बना लेंगे, सबसे पहले होती है इंडस्ट्री और उसके बाद आती है आपकी कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स जो होता है ना बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रेड, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ये ऐसे आप बना लेंगे इसको। एग्जाम में ना ये फिगर वगैरह बनाओगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा, जहाँ पे हम गुड्स का सेल परचेज नहीं करते हैं। सेल परचेज जो होता है वो हमेशा कॉमर्स का पार्ट होता है। क्या होता है? कॉमर्स का पार्ट होता है। इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो जहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं इकोनॉमिक मोटिव के लिए, उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो हम कुछ गुड्स बना रहे हैं या कुछ सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंडस्ट्री होती है। ये कितने प्रकार की होती है? तो तीन प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कितने प्रकार की होती है? तीन, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है कि जहां पे एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वो सारे एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या करते हैं, निकाला जाता है जहां से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है धरती के नीचे से। जैसे कि क्रूड ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद उसका फिनिश गुड्स बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम बनाते हैं, जली बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक्सट्रैक्शन होती है। ठीक, पेड़ के छाल को काट करके हम उससे क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। प्राइमरी में क्या आ गया आपका कि आपने गेहूं उगाना, चावल उगाना, अब उससे ब्रेड बनेगा, कुछ और बनेगा, ये बात की बातें हैं, वो प्रोसेसिंग और सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। लेकिन प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन, दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। दो आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। किसमें? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जैसे कोयला वगैरह निकालना। ठीक है, फार्मिंग, कोई भी चीज उगाना तो हम खाते हैं, वो डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, पहले उसको उससे दाने से अलग करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, तब हमारे पास वो फाइनल गुड्स के बारे में कंजप्शन के लिए आता है। माइनिंग वगैरह, जो कोयले के खदान होते हैं वहां से निकाला जाता है कोयला और पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल वगैरह बनाया जाता है। तो क्रूड ऑयल निकालना, एक्सट्रैक्शन, ये सब क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या है? जेनेटिक का मतलब क्या है कि कुछ ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग करने से क्या अर्थ है बेटा, कि आप प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करो, जेनेटिक का मतलब क्या है कि ब्रीडिंग कराना, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्रीड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप कैटल ब्रीडिंग कर लो, पोल्ट्री फार्मिंग कर लो, तो जैसे कि मुर्गी पालन, जैसे मुर्गियां पालते हैं, भेड़ पालते हैं, तो वो सब चीजें किस में आ जाती हैं, जेनेटिक में आ जाती हैं। बीज पालते हैं, बी हनी, हनी बनाते हैं ना, तो उसकी फार्मिंग होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो प्राइमरी को एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक दो पार्ट में बांटा गया है। अब आज बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो ये इंडस्ट्री क्या होती है, दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड एट, जो भी हम मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से, उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, जैसे माइनिंग ऑफ आयरन ओर्स। ठीक, प्राइमरी सेक्टर्स में जितने भी हमने मटेरियल को प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है, मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, उसको
फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना किसका काम होता है बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। ठीक है, जैसे कि व्हीट से ब्रेड बनाना किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बनाना, ठीक है, प्रोसेस करना, रॉ मटेरियल को फाइनल यूटिलिटीज में क्रिएट करना क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिएटिंग यूटिलिटीज, यूटिलिटीज मतलब क्या होता है? उपयोगिता सुनिश्चित करना किसी भी चीज की। ठीक है, जैसे आपके पास ऊल है, आपने शिप से ऊल लिया, तो आप उसको ऐसे तो नहीं पहन सकते हो, तो आप उसको क्या बनाओगे? उलन कपड़े में कन्वर्ट करोगे। तो जो कन्वर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये 4 प्रकार के होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बहुत बनते हैं। तो सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। These industries separate and bifurcate different elements from the basic material so as to produce various byproducts of the same element. एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम सेपरेट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं बेसिक मटेरियल से बेटा। जैसे कि एक मटेरियल हमने निकाला, ठीक है, एक मटेरियल हमने, मान लो कि ये क्रूड ऑयल है, ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीजें बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पेट्रोल बना दिया, डीजल बना दिया, वैसलीन बना दिया। ठीक है, तो क्रूड ऑयल से कितनी सारी चीजें बन गई, पेट्रोल, डीजल, वैसलीन एक्सेट्रा। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है कि एक चीजों को, एनालिटिकल मतलब क्या होता है? एक चीजों को तोड़ तोड़ करके बहुत सारी चीजें बना देना। ठीक है, एनालिटिकल का इसका ये डायग्राम है, इसका आप ये मान लेंगे कि ये एनालिटिकल का डायग्राम है। एक यहाँ पे मेन चीज है और इसे आपने वेरियस चीजें बना दी, दैट इज एनालिसिस। ठीक, एनालिटिकल हो गया। सिंथेटिक का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, उसको जोड़ जोड़ करके आपने एक जगह एक चीज बना दी, तो ये सिंथेटिक का एग्जांपल हो गया। ठीक, bring together material and ingredient from various sources and combine them to form a new product। जैसे कि क्या हो गया? सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री। अब आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि हम इसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं टू प्रोड्यूस सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गया, तो शुगर केन ले आते हैं। ठीक, शुगर इंडस्ट्री में क्या आता है? शुगर केन आता है। शुगर केन से हम क्या बनाते हैं? शुगर बना देते हैं। उसके बाद आपका गुड़ बना देते हैं, जैगरी। ठीक है, आपका पेपर इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गए। ठीक, तो ये प्रोसेसिंग में आता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा कि डिफरेंट कंपोनेंट को हम यूज करते हैं अलग अलग नए प्रोडक्ट बना करके, और सबको जोड़ के एक नया चीज बना देते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि आपने एक कार बनाई, ये ऐसे ये ऐसे मान लो कि ये कार है, तो आपने इसका ये जो व्हील है वो किसी और ने बनाया, इसका जो ये बॉडी है वो किसी और ने बनाया, इंजन किसी और ने बनाया है। ठीक है, और अलग अलग पार्ट को आपने जोड़ करके एक कार बना दिया, तो ये क्या हो गया? असेंबलिंग करना हो गया। ठीक, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में उसका मॉनिटर एक जगह रहता है, माउस इधर है, सीपीयू इधर है, ये अलग अलग किसी काम के नहीं है, लेकिन जब हम इसको पूरा कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक यूजफुल चीज बन जाती है। तो ये क्या हो गया? असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल हो गया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप नाम से क्लियर होता है कि कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, जैसे डैम बनाना, ब्रिज बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, तो ये सारे क्या हो गए? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट हो गए। तो मैंने याद रखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो चीजें आती हैं, एक दिमाग में पहले बैठाएंगे कि रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स कर देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहाँ पे सामान बनता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? एनालिटिकल क्या करते हैं कि एक चीज से बहुत सारी चीजें बना देते हैं। ठीक,
सिंथेसिस में क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों से एक कोई चीज बना देते हैं। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सेमी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, ठीक है। और असेंबलिंग में बहुत सारी पार्ट्स को जोड़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होती है बेटा, आपके डैम, ब्रिज और बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आ जाती है। अब आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी में क्या होता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है, टू रिमूव द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, रुकावट। क्या होता है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के काम को और फिजिबल बनाने के लिए और उसको ईज प्रोवाइड करने के लिए और जितने भी रुकावटें हैं उनको उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री काम करती है, टर्शरी इंडस्ट्री काम करती है। टर्शरी इंडस्ट्री में क्या हो गया, जैसे आपको बैंकिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, जैसे कि आप कुछ सामान बना रहे हैं प्राइमरी में या सेकेंडरी इंडस्ट्री में, तो आपको उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, आप किसके पास आएंगे, बैंक के पास आएंगे। बैंक किसका पार्ट है, टर्शरी इंडस्ट्री का। अगर आपको सामान एक जगह से आपने जहां पे प्रोड्यूस हुआ है वहीं तो कंज्यूम नहीं हो जाएगा। प्रोडक्शन किसका काम है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का, प्राइमरी इंडस्ट्री का, लेकिन उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन आवश्यकता पड़ेगी आपकी, आप किसके पास आएंगे, टर्शरी इंडस्ट्री के पास। आपको सामान के बारे में जानकारी देनी है, आप यहाँ अपने घर में सामान बना रहे हैं कोई, तो जो यहाँ से अहमदाबाद बैठा हुआ है वो उसको नहीं पता है कि आपने क्या बनाया है, क्या यूटिलिटी क्रिएट करी है आपने, तो लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है। कौन जागरूक करेगा, टर्शरी इंडस्ट्री जागरूक करेगी। तो जितने भी चीजें होती हैं जो टाइम, प्लेस, पीरियड, डिस्टेंस, इन सब का हिंड्रेंस दूर करती हैं, वो सारी किसमें कवर्ड होती हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज में कवर्ड होती हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि आपके फाइनेंस का दिक्कत है, आप बैंक की इंडस्ट्री के पास जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन जाएंगे, चाहिए तो कम्युनिकेशन जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है बेटा, टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक। बात करेंगे हम कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है बेटा, कॉमर्स का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के सेल परचेस के लिए, ठीक है। अगर हमने सामान कहीं पे भी बना दिया, कोई फैक्ट्री में सामान बन रहा है, तो उसका लोगों तक पहुंच कौन बढ़ाएगा बेटा, कॉमर्स बढ़ाएगा। क्या करते हैं, कॉमर्स। तो बाइंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या हम रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पीपल, प्लेस, टाइम, फाइनेंस, रिस्क, इंफॉर्मेशन फेस्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या करता है कि वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिक्री में जितनी भी प्रकार की बाधाएं आती हैं उन सबको क्या करता है बेटा, दूर करता है। बाधाएं क्या आ गई, लोग आ गए। प्लेस, एक जगह प्रोड्यूस होता है, हर जगह कंज्यूम होता है, तो स्थान का हिंड्रेंस दूर करता है। टाइम, मान लीजिए कि एक साल में कहीं एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसका कंजप्शन जो है अलग अलग टाइम पे है देश में, इसका सबसे अच्छा टाइम का वो है कि वुलन क्लोथ्स, तो उसका जो यूटिलिटी है वो विंटर में ज्यादा है, ठीक है, तो लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है वो साल भर होता है, तो ये कौन रिमूव करता है, टाइम का। फाइनेंस का, पैसे चाहिए किसी भी चीज को कंडक्ट करने के लिए। रिस्क, रिस्क को कौन दूर करता है, इंश्योरेंस कंपनी से आपकी दूर करती है, तो ये भी एक हमारे क्या है, कॉमर्स का पार्ट है। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन दूर करता है, ठीक। अब आता है कि कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रेड होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ट्रेड में आपका सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज नहीं होता, याद रखिएगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वस्तुओं को खरीदने बेचने का काम जो है वो क्या होता है, ट्रेड होता है, इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर द परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है।
तो ऑक्सिलरीज मतलब फैसिलिटीज होता है एंड ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। आप ये सिर्फ इतना टर्म याद रखेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रेड। The purchase and sale of goods is auxiliaries to trade. ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट इज ट्रेड। ठीक है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम ट्रेडर्स कहते हैं। तो अब ट्रेडर्स के पार्ट आ गए होम ट्रेडर्स, बाइंग एंड सेलिंग डोमेस्टिक कंट्री। होम मतलब क्या है? विद इन द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद इन द कंट्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। ठीक है, बियॉन्ड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आउटसाइड द डोमेस्टिक बॉर्डर इज ऑफ द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड, एंड होम ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक कंट्रीज होम ट्रेड। इसमें लोकल ट्रेड आ जाता है, लोकल एरिया में, जैसे फेरी वाले आते हैं आपके मोहल्ले में, चौराहे पे खड़े रहते हैं, तो वो क्या हो गया? लोकल ट्रेड। स्टेट में क्या होता है बेटा? सिंगल स्टेट में, एक ही राज्य में, जैसे कि ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर ही आप वस्तु और सर्विसेज का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो वो स्टेट ट्रेड आ जाता है। नेशनल ट्रेड एक राज्य से, स्टेट बिटवीन स्टेट, ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होता है। जैसे कि आप एमपी से आप यूपी में ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्या होता है? नेशनल ट्रेड होता है। ठीक, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड में आप ये तीनों टर्म याद रखेंगे कि फॉरेन ट्रेड में आप बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड, आप अपने इंडिया का ट्रेड जो हो गया, इंडिया का यूएसए से आप व्यापार कर सकते हैं, आप इंडिया से चाइना का, ठीक है, आप यहाँ से जापान के साथ व्यापार कर सकते हैं, रशिया हो गया। ठीक है, तो एक देश का दूसरे देश से व्यापार फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एंड इंट्रीपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते तो हैं, मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं? परचेस करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इंपोर्ट मतलब परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर, दूसरे देश से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना, दैट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? सेल करना, गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे कंट्री को बेचना, एक्सपोर्ट। इंट्रीपोर्ट क्या होता है? इंट्रीपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक देश से खरीद के दूसरे देश को बेचना, बेचने के लिए जो हम खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रीपोर्ट कहते हैं। जैसे कि हमने यूएसए से सामान खरीदा, ठीक है, इंडिया ले आए और हम इंडिया से इसको कहाँ बेच दिया? तो नेपाल को बेच दिया। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? इंट्रीपोर्ट हो गया। क्या हो गया? इंट्रीपोर्ट हो गया। हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं खरीदा है। ठीक है, कंजप्शन हम नहीं करेंगे, ठीक है, सेल कर देंगे। अब आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या होता है? ऑक्सिलरीज मतलब क्या होता है बेटा? फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ट्रेड को फैसिलिटी प्रोवाइड करना इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। Auxiliaries to trade क्या था? Assist the buying and selling of goods and services by removing the hindrance of place, people, time, finance, risk and information. ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का रिस्क कौन कम करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मान लो कि कोई एक रॉ मटेरियल है जो कि बिहार में ही मिलता है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? तो प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कौन हेल्प करेगा बेटा? इंडस्ट्री यहाँ पे है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो कैसे जाएगा ये? तो ये हिंड्रेंस कौन रिमूव करेगा? तो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ पे सामान बन गया, लेकिन इसका जो यूटिलिटी है वो पूरे देश में है, तो ये भी कौन, ये भी पहुंचाएगा कौन? तो वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंचाया जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। कम्युनिकेशन का क्या आता है कि इट अनेबल इजी इंटरेक्शन बाय वन पार्टी विद अनदर पार्टी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक व्यक्ति जो दूर है तो उसको नहीं पता है कि दूसरे स्टेट में या पड़ोस में क्या चल रहा है, तो वो हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स ये हैं, आप इसको यूज करें,
अगर बायर को पसंद आ गया तो बायर उसको खरीदता है, उसको यूज करता है। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया। बैंकिंग एंड फाइनेंस बेटा ये बैंक रिमूव करता है। अब आप कोई भी क्रेडिट से हम क्या करते हैं, अगर पैसे की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। बैंक हमें क्या करता है, लोन देता है, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कराता है। ठीक है, जिससे कि हम मटेरियल खरीद सकते हैं, आप अपनी जरूरत की चीजें को खरीद सकते हैं। ठीक है, उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये रिमूव करता है हिंड्रेंस ड्यू टू फाइनेंस, बैंक एंड फाइनेंस। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रिस्क अश्योर करती है आपका। ठीक है, तो ये किसको डील करती है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को डील करती है बेटा। अगर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बीच में माल अगर डूब गया, ठीक है, शिप से माल जा रहा है, बीच में माल डूब गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस देती है। रेल से सामान जा रहा है, अगर रेल का एक्सीडेंट हो गया, बस से ट्रक से जा रहा है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको कौन अश्योर करता है, इंश्योरेंस कंपनी अश्योर करती है। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग आपका टाइम जो होता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। जैसे कि माल अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो यहाँ हमने प्रोडक्शन किया, इसका जो कंजप्शन है वो यहाँ पे है, ये कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदेगा। अगर मुझे एक पीस की जरूरत है तो मैं एक पीस ही सामान खरीदूंगी, मैं बल्क में सामान नहीं लेके आऊंगी, मैं 10 पीस उठा के नहीं लाऊंगी। लेकिन मैं आज एक पीस खरीद रही हूँ, मैं 10 दिन बाद फिर मुझे जरूरत होगी मैं खरीदूंगी। तो ये जो है होता है, पब्लिक की जो डिमांड होती है उसको तुरंत सेटिस्फाई करेंगे, नहीं तो पब्लिक दूसरे पे मूव कर जाएगी। तो हम क्या क्रिएट करते हैं कि स्टॉक क्रिएट करके रखते हैं कि जैसे जैसे जरूरत होगी पब्लिक को वैसे वैसे हम सामान इनको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो इसके लिए हम एक गोदाम बनाते हैं, गोदाम को क्या कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं। उसमें अपना सामान का स्टॉक रखते हैं, जैसे जैसे पब्लिक डिमांड होता है वैसे वैसे हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम को रिमूव करता है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं, अपने सेल्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को उसका वाइड स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए, उसका रेंज बढ़ाने के लिए, लोगों तक, ठीक है, पहुंच बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिक रिलेशन बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्स पर्सन भी अपॉइंट करते हैं। सेल्स पर्सन डोर टू डोर जाता है, अपने लोगों से पर्सनली मिलता है, बातें करता है, तो लोगों की क्रेडिबिलिटी उससे उस प्रोडक्ट के प्रति बढ़ती है। ठीक है, तो ये पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टीजमेंट जो होता है वो इंफॉर्मेशन का हिंड्रेंस जो है वो रिमूव करता है। क्योंकि लोग तो अपने काम में व्यस्त है, उनको नहीं पता है कि आपने क्या बनाया है, आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं। तो आप जाके उनको बताएंगे या आप एडवर्टाइज करेंगे अच्छे से, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी, तभी तो लोगों की रीच आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये पब्लिक रिलेशन हो गया। अब आता है मिडिल मैन। मिडिल मैन का क्या बेटा, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मिडिल मैन ऐसे मीडिएटर होते हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर और ये हो गया कंज्यूमर। आप प्रोड्यूसर को नहीं जानते, आप कंज्यूमर, आप और प्रोड्यूसर आपको जो है वो नहीं जानता है। ठीक है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर आपको आज एक साबुन चाहिए, अगर आपको लक्स साबुन चाहिए, तो आप लक्स कंपनी के पास नहीं जाएंगे खरीदने के लिए। कंपनी को अगर बेचना है तो वो एक एक लोगों के पास नहीं आएगी कि आप ले लो, आपको जरूरत है, आप ले लो, आपको जरूरत है। तो आप कहाँ जाते हो, अगर आपको लक्स साबुन की जरूरत है तो आप कहाँ जाते हो, दुकान वाले के पास। ठीक है, दुकान वाला देता है, आपको दे देता है। दुकान वाला, और दुकान वाले को अपने में स्टॉक चाहिए तो वो कहाँ जाता है, प्रोड्यूसर के, प्रोड्यूसर से वो खरीद के लाता है और आपको बेच देता है। तो ये क्या होता है, मिडिल मैन जो होते हैं वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, ये गैप को फुलफिल करते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें होलसेलर भी आ गया, रिटेलर भी आ गया। अगर आपको चीनी चाहिए तो आप नहीं जाते हो कि शुगर फैक्ट्री में जाएं और वहां से शुगर केन जो है उसको आप तो जाते हो अपने पास वाले दुकान, गली में दुकान के पास, भैया 1 केजी चीनी दे दो ना, तो वो दे देता है आपको। ठीक है, तो ये मिडिल मैन एक हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को एलिमिनेट करता है। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे का इसका कंटिन्यूएशन सेकेंड पार्ट में करेंगे। तब तक आप इसको एक बार पढ़ेंगे अपने बुक से, और जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच।